हेलो एवरीवन, क्विज़र बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम DSSB पीआरटी के विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं, केवीएस, एनवीएस और सुपरटेट आदि के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हिंदी के 2 सेट करवाए जा चुके हैं। इस सीरीज का तीसरा सेट आप लोगों के सामने है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शीत, शीतोष्ण, उष्ण, शुष्क। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समक्ष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। समक्ष का पहला पद सम अव्यय है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा। बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। आदरणीय में प्रत्यय है नीय, रीय, अनीय, य। आदरणीय शब्द आदर मूल शब्द और नी प्रत्यय से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय का संधि विच्छेद होगा उत प्लस अय, उद प्लस अय, उद प्लस या, उत प्लस या। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत प्लस अय। अगर यहाँ पर पूछा जाए उदय में कौन सी संधि होगी, तो उदय में हो जाएगी व्यंजन संधि। यहाँ पर व्यंजन संधि क्यों होगी? क्योंकि ता व्यंजन और आ स्वर का मेल हो रहा है। व्यंजन और स्वर का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न, संस्कृत में उपसर्ग है सम, सन, स, कृत। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग और कृत धातु से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया में अशुद्ध अंश है। इसने लुटाया मुक्त हस्त से धन, यहाँ पर अशुद्ध अंश है मुक्त हस्त से। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सॉरी, यहाँ पर सही वाक्य होगा इसने मुक्त हस्त धन लुटाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा। जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा अग्रिम, अग्रज, अग्रणी, अग्रगण्य। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अग्रणी। अग्रिम का अर्थ होता है अगला, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, अग्रगण्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? छिद्र, यदा, छिलका, जटा। छिलका यहाँ पर तद्भव शब्द है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प तत्सम शब्द हैं। छिद्र का तद्भव हो जाएगा छेद, यदा का हो जाएगा जब, जटा का हो जाएगा जड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? पद्माकर, तड़ाग, पुष्कर, रत्नाकर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रत्नाकर। रत्नाकर तालाब का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प पद्माकर, तड़ाग, पुष्कर तालाब के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। चढ़ाई शब्द से किसी भाव या अवस्था का पता चलता है, इसलिए चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कमिश्नर, आसार, खखरा, आवाज़। यहाँ पर खखरा देशज शब्द है, जबकि कमिश्नर अंग्रेजी शब्द है, आसार अरबी और आवाज़ फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संचय, संस्था, संयोग, संचार। यहाँ पर संस्था स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य सभी दिए गए विकल्प पुल्लिंग शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? नूपुर, नूपुर, नुपुर, नुपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नूपुर, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं।
प्रश्न संख्या 14, गहरा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। गहरा किस प्रकार का विशेषण है? गहरा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दूध, दूजा, दूना, दुर्बल। इसमें से तत्सम शब्द है दुर्बल। दुर्बल का तद्भव हो जाएगा दुबला। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। DSSB में गद्यांश के मूल भाव और संदेश संबंधी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़कर और उसके मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य की प्रधान काव्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गईं। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य में विस्तार से किया गया है। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी, मंगलाचरण, प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विस्कंभक, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, विदूषक का अर्थ होता है मूर्ख, घृणा फैलाने वाला व्यक्ति, विद्वान, हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। गद्यांश से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें सीधे मिल जाता है, गद्यांश में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी वैसा ही प्रश्न है। विदूषक का अर्थ होता है हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। विदूषक भारतीय नाटकों में एक ऐसा पात्र होता है जो अपना खुद का मजाक उड़ाता है और दूसरों की नकल करके लोगों को हंसाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। इसका उत्तर गद्यांश में देखते हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य का प्रधान काव्य रूप बन गया था। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य का प्रधान काव्य रूप बन गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य का प्रधान काव्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गईं। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रश्न संख्या 19, हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कथन ए, निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे। गद्यांश में देखते हैं। निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे तथा कथन ए सही है। प्रवेशक आदि का विधान छोड़ा गया। यह कथन भी गद्यांश में देखते हैं। विस्कंभक, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया, अतः कथन बी भी सही है। मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। यह भी गद्यांश में देखते हैं। नांदी मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा, अतः कथन सी भी सही है। अब यहाँ पर कथन डी, ये कथन डी गलत हो जाएगा, लेकिन आइए इस कथन को गद्यांश में देखते हैं। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य में विस्तार से किया गया। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया। प्राचीन काव्यशास्त्र, विकल्प में दिया हुआ डी में प्राचीन काव्यशास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया, अतः विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, दिए गए गद्यांश में विधान का आशय है
रचना प्रणाली, रंगमंच, प्रयोजन, भाग्य। क्योंकि यह प्रश्न भी गद्यांश से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य में विस्तार से किया गया है। यहाँ पर नाट्य के रचना के विधान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर विधान का आशय हो जाएगा रचना प्रणाली। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।